नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक सीरीज कवर करेंगे और इस सीरीज में के माध्यम से सभी टॉपिक को एक एक करके सभी टॉपिक को हम बड़ी डिटेल में कवर करेंगे। बहुत व्यापक रूप से इसको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कोई सा भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो इसी क्रम में आज जो पहला टॉपिक है तो इसमें हम देखेंगे बिल्कुल इनिशियल से कि भारत की संविधान सभा। तो आज हम चर्चा जो करेंगे वो भारत की संविधान सभा पे करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एंगल होंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब पे देखेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं हम सीधे टॉपिक पे, भारत की संविधान सभा। तो जो संविधान सभा है ना, इसके हम आज निर्माण, कार्य और योगदान के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या थी उस समय। तो आपको पता होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा थी क्या? तो यह संप्रभु जनता के प्रतिनिधियों का एक निकाय बॉडी था जिसे देश का संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया था। अब यहाँ आपको थोड़ा ये हो रहा होगा कि संप्रभु जनता उस समय स्वतंत्र तो हुआ नहीं था, 1946 की बात है। तो संप्रभु जनता कैसे कह सकते हैं? ठीक है, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, संप्रभु नहीं था, लेकिन जो निकाय थे, जो जिस तरह से काम करना था इसे, तो इसके कार्यों को देखते हुए हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो संस्था थी वो संप्रभु ही थी। ठीक है, तो इसे मेनली क्या दिया गया? देश के संविधान लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? अब संविधान लिखने की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ी? 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, तो अब संविधान लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उस समय के जो परिदृश्य यह था कि अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में कमज़ोर हो चुके थे और वो मान चुके थे कि अब हमें भारत को आज़ाद करना होगा। तो भारत को आज़ाद करने के साथ साथ वो सत्ता का हस्तांतरण किया जाना था। तो भावी भारत कैसे चलाया जाएगा, इस किस प्रकार का यहाँ व्यवस्था होगा, कौन सी व्यवस्था अपनाई जाएगी, क्योंकि एक जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो किस तरह सरकार वहाँ चलेगा, तो इसके लिए संविधान का होना आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ है कि स्वतंत्र भारत के शासन के लिए एक स्पष्ट, लिखित और लोकतांत्रिक ढांचे, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। तो यही आवश्यकता थी, जिसके कारण संविधान जरूरी हुआ और उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनी थी। ठीक है, यह केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, बल्कि भारत की विविधता और आकांक्षाओं की प्रतीक थी। क्या थी? विविधता और आकांक्षाओं की प्रतीक थी। इसका मुख्य लक्ष्य था औपनिवेशिक शासन, जो कॉलोनियल रूल से मुक्त होकर एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। जो कॉलोनियल रूल थे वो अंग्रेजों के हितों को देख करके बनाए गए थे, लेकिन अभी जो संविधान बनाया जाना था वो भारतीयों के व्यापक हितों को ध्यान में रख करके बनाना था। क्या करना था? भारतीयों के व्यापक हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाना था। तो हमारा जो संविधान बनने वाला था वो कैसा बनने वाला था? संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द में हम अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि संविधान सभा की मांग का इतिहास को अगर देखें तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? तो एक पॉइंट भी याद रखेंगे कि 1934, बहुत सारे बुक में मिलता है कि 1934 में M.N. राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं ये मानवेंद्र राय। तो इन्होंने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1934 में। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, 1922 में गांधी जी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए, भारत के संविधान बनने के लिए एक भारत संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने मांग की थी, 1934 में M.N. राय, 1935 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग रखी और इसके बाद तो सारे लोगों ने धीरे धीरे करके संविधान सभा की मांग होने लगी। मतलब सबसे पहले 1922 में M.K. गांधी, 1934 में M.N. राय, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके बाद तो लगातार संविधान सभा की मांग होने लगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मांग तो हो रही थी, पर अंग्रेजों ने इसे कब स्वीकार किया? तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने 1940, आपको पता होगा अगस्त प्रस्ताव, यहाँ देख सकते हैं
कि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव में था सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया गया। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो पहली बार इस बात के सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि भाई भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो जब ब्रिटिश सरकार ने मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली थी, तो फिर मांग माना क्यों नहीं गया? 1940 में संविधान सभा क्यों नहीं बना? इसके पीछे कारण है कि ब्रिटिश सरकार बोला कि भाई भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसमें क्या मुख्यतया भारतीय होंगे। और इसी बात पे आईएनसी और अन्यों को, आईएनसी को विरोध था कि भाई मुख्यतया क्यों, इसमें भारतीय होना चाहिए। भाई भारत के लिए संविधान बना है तो मुख्यतः का मतलब हो गया कि इसमें और भी लोग होंगे। तो इस बात पर कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया और ये फेल कर गया। नेक्स्ट 1942 में क्रिप्स आए, स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया, भारत आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार किया था, सिर्फ मुस्लिम लीग ने ही नहीं, कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। आपको याद होगा कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ये ऐसा चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया होने वाला है, ऐसा इस मिशन के विषय में गांधी जी ने कहा था। अब क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, ये क्यों असफल हो गया? इसके असफलता के पीछे कारण था कि इन्होंने ये बोले कि ठीक है इसमें भारतीय होंगे। इसमें जो है पहला मांग अगस्त प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें था मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका मतलब कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं। दूसरा 1942 का क्रिप्स मिशन जो था, इसमें इन्होंने बोला कि ठीक है भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन युद्ध के उपरांत, चूंकि आप समय देख रहे हैं 1942 का है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अपने बिल्कुल मध्य भाग में पहुंच चुका है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस समय इन्होंने बोला कि युद्ध के उपरांत भारतीयों के लिए एक भारतीयों का संविधान सभा बनाया जाएगा। अब इस बात पे इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने बोला कि भाई युद्ध के उपरांत क्यों, अभी क्यों नहीं। और लीग ने नहीं माना, क्योंकि इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। पृथक पाक की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस तरह से लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया, लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के तहत भी संविधान सभा की गठन नहीं हो पाई। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर क्रिप्स मिशन संविधान सभा की गठन कैसे हुई? तो संविधान सभा की गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई। कैबिनेट मिशन योजना आपको पता है कि इसके 3 सदस्य थे। इसके 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस और स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के हेड भी थे, और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इस मिशन के। तो इस योजना के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है और इसके तहत संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है, और इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन भी होता है। तो ध्यान रखेंगे 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने मांग किया, 1934 में एम.एन. राय, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया गया कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और बोलता है कि ठीक है भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा बनाया जाएगा जिसमें भारतीय होंगे, लेकिन युद्ध के उपरांत बनाया जाएगा। इसे भी लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की गठन होती है। कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष होते हैं वो सर पैथिक लॉरेंस होते हैं, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स, इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि 1946 में आया कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आता है, इसके क्या प्रोविजंस थे। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आता है, इसके क्या प्रोविजंस थे? तो इसके प्रोविजंस में था कि इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे कि भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए रूपरेखा तैयार करना और संविधान निर्माण के लिए एक मिशनरी स्थापित करना। मिशनरी का अर्थ होता है सभा, वही संविधान सभा। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था, ये भारत में आया था कि भाई भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कैसे हो। इस चीज पर विचार विमर्श के उपरांत एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके जो मेंबर थे वो स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे इस योजना के, कैबिनेट मिशन योजना के। इसके मुख्य प्रावधान में देखें तो संविधान सभा के गठन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होना था। किनका संविधान सभा गठन का? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, उनके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन से होना था। प्रति 10 लाख 1 मिलियन की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। कितना?
1 मिलियन पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। समुदायों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और सिख। ठीक है। देशी रियासतें जो प्रिंसली स्टेट थे, इनके प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। किसके होंगे? इनके प्रतिनिधि जो होंगे वो शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। मतलब कि सबसे पहले जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा वो कहाँ होगा? स्टेट्स में, जो राज्य हैं इनमें, जो ब्रिटिश के अधीन है, जो अंग्रेजों के अधीन है, इन राज्यों में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे। समुदायों को 3 भागों में, सामान्य, मुस्लिम और सिख, सामान्य, मुस्लिम और सिख, तीन वर्ग में किया गया। और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे वो वहां के शासकों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा में कुल जो मेंबर किया गया वो कितना किया गया था? 3। जो संविधान सभा के शुरुआत में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत मूल रूप से कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य होने थे? 389। लेकिन पाकिस्तान विभाजन के बाद यह संख्या घटकर के 299 रह गई थी। यह आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। आंशिक रूप से क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें सारे लोगों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए आंशिक रूप से चुनी गई बोल रहा है यहाँ। ठीक है। अब इन 389 में हम देखें तो ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश इंडिया थी, इसके 296 सदस्य। यहाँ से कितने चुन के आने थे? 296। देशी रियासत से कितने मनोनीत होने थे? 93। टोटल कितना हो गया? 380। ये 4 जो है ना चीफ कमिश्नर, ये इसी में इंक्लूड है। इसका अगर ब्रेक डाउन करें तो 292 प्लस 4, ये 4 जो था, 4 ध्यान रखेंगे, ये इसमें एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग जो कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान जो आज कल पाकिस्तान में है। तो 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी थे, दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़ा, तीसरा कुर्ग कर्नाटक में, और चौथा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में। तो 4 ये चीफ कमिश्नरी थे और 292 ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि होने थे। लेकिन देश के बंटवारा के बाद क्या हुआ कि इनकी संख्या अब कितनी रह गई थी? 324। कितनी हुई? 324। ठीक है। 324 होने से क्या हुआ कि अब क्या हो गया, देशी रियासत जो हैं उनके 89 और जो अंग्रेजी राज्य हैं इनके 335। लेकिन जब बंटवारा पूर्ण रूप से लागू हो गया तो 31 अक्टूबर 1947 को बंटवारा हो गया। तो इसके बाद इसकी पुनर्गठन किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन जो हुआ अब उसमें कुल सदस्य कितने हो गए? 299। पुनर्गठन के उपरांत कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299। इसमें राज्यों के लिए 229 और रियासतों के लिए 70 ये हो गए। जो 31 दिसंबर 1947 की स्थिति इस प्रकार है। 31 दिसंबर 1947 को टोटल सदस्य कितने हो गए? 299, जिसमें राज्यों के लिए 229 और रियासत के लिए 70 सदस्य निश्चित किए गए। ठीक है। तो आप समझ गए कि जब शुरू में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितना सदस्य थे? 389, जिसमें से कितना? 296 प्लस 93 ये था स्टार्टिंग में। इसके बाद जब मुस्लिम लीग अलग होगी तो कितना बचा था? 324, जिसमें 89 प्लस 235, और लास्ट में 31 दिसंबर 1947 की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि कुल सदस्य 299। इसका ब्रेकडाउन इस तरह से है कि 229 राज्यों के लिए प्लस 70 जो है वो रियासतों के लिए। तो लास्ट जो भारत की प्रभावी संख्या है वो 229, ये वाला नंबर हम लास्ट तक चलेगा, और इसे यही जो नंबर है यही संविधान निर्माण करेंगे यही लोग। ठीक है। तो संविधान सभा की बैठकों को देखते हैं। पहला जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में होता है। कितने को होता है? 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल न्यू दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक होती है। ठीक है। भारत के भविष्य का खाका तैयार करने के लिए पहली बार सदस्य एकत्रित हुए थे। ठीक है। कौन एकत्रित हुए थे? पहली बार।
अब यहाँ बात ये उठता है कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने लिए थे? इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अस्थायी अध्यक्ष इनको इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था। अब यहाँ बात आती है कि इन्हीं को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था। क्या चुनाव हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक फ्रांसीसी प्रथा है कि जब नया सरकार बनती है तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे इंटरिम प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रथा का पालन करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, चूंकि उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो इनको अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। कब? 9 दिसंबर को, जो फर्स्ट सिटिंग होता है ना, उस दिन। अब इसी दिन मुस्लिम लीग क्या करती है? बहिष्कार कर देती है। मुस्लिम लीग जो है वो बहिष्कार कर देती है। तो इसके 73 मेंबर जो हैं, इनके 73 मेंबर होते हैं मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। अब बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा जब कर दिया जाता है और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया जाता है, तो इस बैठक में कुल सदस्य जो भाग लेते हैं उनकी संख्या होती है 211। कितना होती है? 211। कुल मिलाकर के 211 सदस्य भाग लेते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि भाई अगर मुस्लिम लीग की संख्या को घटा भी दें तो टोटल सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य जो थे वो 389। इसमें से 73 मुस्लिम लीग की भी माइनस कर दें तो 316 ये नंबर होना चाहिए। फिर 211 ही क्यों भाग लिए? 211 क्यों भाग लिए? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ आप देखिए, ये जो देशी रियासतों का 93 था, ये अभी ये लोग निर्णय ही नहीं कर पाए थे कि हमें भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, संविधान सभा में जाना है कि नहीं जाना है। तो 93 जो ये मेंबर थे ना, ये भी संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और कुछ और भी सदस्य थे जो उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से कुल जो इफेक्टिव नंबर था वो 211 प्रथम बैठक में भाग लिए थे। कितना लिए थे? 211 जो हैं वो प्रथम बैठक में भाग लेते हैं। अब बात आती है स्थायी अध्यक्ष की। स्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के हैं वो राजेंद्र प्रसाद को 9 को पहला बैठक होता है, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक होता है, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से, किससे? सर्वसम्मति से संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके 2 उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, अध्यक्ष तो सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसके 2 उपाध्यक्ष भी रहे हैं, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। इस सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था सर बी.एन. राव। ये एक ICS अधिकारी थे और बहुत संविधान के बहुत बड़े मतलब नॉलेज वाले रखने वाले लोग थे। इन्होंने बर्मा के संविधान बनाने में भी सहयोग भी किया है। कहाँ के संविधान? अभी के वर्मा के संविधान बनाने में भी इन्होंने सहयोग दिया था। तो सर बी.एन. राव जो थे इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निष्पक्षता और धैर्य के साथ सभी की कार्यवाहियों का संचालन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाए। इनका, राजेंद्र प्रसाद का योगदान ये रहा कि इन्होंने सभी वर्गों का आवाज़ सुना, सबको धैर्य से सुना और सभी के साथ निष्पक्षता की भावना रखी। ये इनका योगदान था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। कैसे चुने गए? सर्वसम्मति से चुने गए। इनके अलावा 2 उपाध्यक्ष और चुने गए, इनका नाम था एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, सर बी.एन. राव जो हैं वो संवैधानिक सलाहकार हैं इस समिति का। अब इसके देखें कुछ संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे इनको। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रणेता हैं। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। मौलाना आजाद जो हैं वो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विचारक हैं, शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। ये मौलाना आजाद है। अब संविधान सभा में देखिए इनमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15 महिला सदस्य थी, जिनमें प्रमुख नाम है आपकी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये प्रमुख नाम है। कुल मिलाकर के 15 थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी और दक्षायणी बेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी जो संविधान सभा में थी।
इसमें अब एक बार देखें तो बिहार से कौन था, तो सरोजिनी नायडू जो थी, इनका जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, वो बिहार से हुआ था। ठीक है। संविधान सभा की अगर प्रमुख समितियां की बात की जाए तो इसके कई समिति थी, जैसे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति दो नाम है। इसके अलावा इसको एक पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कौन सा? पांडुलेखन समिति। इसका भी कहीं जिक्र आए तो आप इसको ड्राफ्टिंग कमेटी से ही करेंगे कि इसी को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी जो है, इसका अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इस पे बात करेंगे। इसका गठन जो होता है 29 अगस्त 1947 को, यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष जो हैं वो BR अम्बेडकर हैं। कौन? BR अम्बेडकर हैं। अन्य सदस्यों में N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। N माधवराव इनिशियल नहीं थे, ये बाद में जो BL मित्तर है ना, इनकी जगह पे इनकी चुनाव हुई थी इनकी। इसके अलावा TT कृष्णामाचारी जो हैं वो DP खेतान साहब जो हैं, इनकी मृत्यु होने के बाद TT कृष्णामाचारी को चुना गया। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 7 हो गए, 1 + 6। ठीक है। इनकी भूमिका क्या थी? तो विभिन्न समस्याओं के प्रस्तावों पर विचार करना और भारत के संविधान का पहला मसौदा, पहला ड्राफ्ट तैयार करना था। यहाँ एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो बिल्कुल कच्चा ड्राफ्ट था ना, कच्चा ड्राफ्ट था, ये ड्राफ्टिंग समिति ने नहीं तैयार किया था। सर BN राव द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव, जो आपको पहले बताया हूं कि संवैधानिक सलाहकार हैं, इनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया और इस पर चर्चा करके फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना प्रारूप समिति का कार्य था। ठीक है। इनके कार्यकाल जो है, प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा करने में 141 से भी कम बैठकें की। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? फरवरी 1948 में। तो इन्होंने 141 से भी कम बैठकें की और प्रारूप को तैयार कर लिया। जो BN राव ने प्रारूप दिया था उस पर चर्चा करके इन्होंने फाइनल उसको कर दिया, और पहला ड्राफ्ट जो प्रकाशित होता है 1948 में प्रकाशित होता है। अब यहाँ हम संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करें तो इनको संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने संविधान के मसौदा को तार्किक और प्रभावशाली ढंग से सभा में प्रस्तुत किया। ये एक एक बिंदुओं को बहुत ही तार्किक और प्रभावशाली ढंग से सभा में प्रस्तुत किया। किसने? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता उन्मूलन, जैसे आर्टिकल 17 में आप आगे चल के देखेंगे, दलितों का शोषण तथा महिलाओं के सम्मान के अधिकारों के प्रबल पैरोकार थे। ये सब इनका मतलब, ये जो दलित पिछड़े ये लोग थे, महिला थी, जो कमजोर वर्ग थे, इनके जो सरोकार के रखने वाले लोग थे, और इन्होंने उनके लिए बहुत काम किया। और संविधान की जो झलक देखेंगे आप उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। मजबूत केंद्र, इन्होंने भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्र का समर्थन किया। क्या किया? मजबूत केंद्र। ठीक है। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 आगे देखेंगे, इसे इन्होंने संविधान के हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा है। इसका भी इन्होंने काम किया है। संवैधानिक उपचारों का भी संवैधानिक उपचार के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार बनाया इन्होंने। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। ये जो बात है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में अपना क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते तब कहा है। यह प्रस्ताव संविधान के अंतर्निहित दर्शन का आधार था। 22 जनवरी 1947 को सभा ने इसे सर्वसम्मति से अपनाया। यही प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। मतलब जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक है। तो इसे स्वीकार करने के बाद आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है।
अब संविधान की निर्माण की प्रक्रिया पर देखें तो इसके प्रारूप जो है ना, ड्राफ्टिंग, सलाहकार सर BN राव ने पहला कच्चा मसौदा तैयार किया जिसे प्रारूप समिति ने परिष्कृत कर फरवरी 1948 में सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रकाशित किया। कब? फरवरी 1948 को। ठीक है, इस पर डिस्कशन, मसौदे पर 3 वाचन रीडिंग हुए। कितने रीडिंग हुए? 3 वाचन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कितने वाचन हुए? 3 हुए। जनता, प्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं की प्रतिक्रिया पर व्यापक और खुली बहस की गई। जनता से, प्रेस से और प्रांतीय विधानसभाएं जो थी, इनमें जो भी प्रतिक्रिया आया उस पर खुली बहस की गई। संशोधन कितने हुए? अमेंडमेंट्स जो कितने हुए? वो हुए संशोधन लगभग 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। मतलब जब ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो इस पर इतने संशोधन प्रपोज हुए कि भाई 6735 संशोधन प्राप्त हुए कि ये संशोधन होना चाहिए, जिन पर चर्चा के उपरांत 2473 पर सभा में वास्तविक रूप से चर्चा हुई। कितने पर चर्चा हुई? 2473। इतने पर चर्चा हुई। प्राप्त कितने हुए थे? 6735 संशोधन की मांग प्राप्त हुई थी, जिस पर चर्चा में जो लाया गया वो 2473 को ही लाया गया। अब संविधान सभा की प्रमुख बहसें देखते क्या क्या इसमें मेजर डिबेट्स था। तो सबसे पहले जो मेजर डिबेट्स था वो राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाए, नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया जाए, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा ये। ठीक है, तो हिंदी बनाम अंग्रेजी को लेकर के लंबी बहस चली, लगभग 3 दिन बहस हुई। अंततः मुंशी अयंगर के फार्मूले के तहत, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो KM मुंशी हैं, और अयंगर के फार्मूले के तहत हिंदी देवनागरी को राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने पर सहमति बनी। ठीक है, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक अंग्रेजी को जारी रखने की सहमति बनी। दूसरा है संघीय व्यवस्था पर, फेडरलिज्म पे सबसे ज्यादा बहस होने में यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। केंद्र बनाम राज्यों की शक्ति पर गहन चर्चा हुई। विभाजन के दर्द को देखते हुए सभा ने भारत की एकता सुनिश्चित करने के लिए एकात्मक झुकाव वाले संघीय फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस को चुना। मतलब संघीय ढांचा तो चुना, लेकिन क्या किया कि भाई एकात्मक होना चाहिए, मतलब केंद्र को मजबूत बनाया और राज्य को इस तरह से अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी इच्छा से अलग हो सकें। अब जब संविधान बना था, इसकी प्रमुख विशेषता को देखें तो संविधान की जो मेन पिक्चर है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में 355 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से प्रेरित था, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी में सामंजस्य। कुछ प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है, जबकि अन्य के लिए विशेष बहुमत होना आवश्यक है। कुछ प्रावधान जो है वो आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए विशेष बहुमत, जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 368 देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि संविधान को 3 तरह से संविधान में संशोधन होता है। उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का व्याख्याकार बनाया गया। ठीक है, और इसे इंडिपेंडेंट रखा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिसी, बिना किसी भेदभाव के 21 वर्ष, अब 18 वर्ष, शुरुआत में 21 वर्ष किया गया था, जिसे अब 18 वर्ष कर दिया गया है घटा करके। इससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव, शिक्षा, इन सबको हटा करके जो भी 18 वर्ष से ऊपर है सभी को वोट देने का अधिकार है। ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा मुख्य विशेषता क्या है? फंडामेंटल राइट्स, नाम सुना होगा आपने, फंडामेंटल राइट्स। ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। और यह राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सुनिश्चित करते हैं। ये न्यायोचित, जस्टिसिएबल हैं, यानी उल्लंघन होने पर सीधे अदालत जाया जा सकता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, ये भी एक इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसका उल्लेख 36 से 51 भाग 3 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है, और 36 से 51 आर्टिकल के तहत। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए राज्य को निर्देश देते हैं। ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं। और इसका प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, अंतर क्या है कि ये जस्टिसिएबल हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इनका उल्लंघन होने से आप कोर्ट जा सकते हैं,
इनका उल्लंघन होने से आप कोर्ट नहीं जा सकते, इनका उल्लंघन होने से आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अगर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखें तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टोटल समय लगा है। और कई लोग इसी पर मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं कि इतना लंबा टाइम, जबकि अमेरिका का संविधान 4 माह में ही बन गया था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तो कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन आयोजित किए गए। अन्य देशों का अध्ययन, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। कितने देशों के, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और तब जाकर के भारत का संविधान बनाया। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि कहीं कहीं 12 अधिवेशन भी आता है कि 12 अधिवेशन हुए। अगर जो 12वां अधिवेशन है ना 26 नवंबर 1949 वाला, इनको शामिल करते हैं जिस दिन 16 आर्टिकल लागू हुए थे, वहाँ भी डिबेट है कि 15 लागू हुए थे कि 16 लागू हुए थे, आगे चल के क्लियर करेंगे। तो ये जो उस अधिवेशन को लेंगे तो टोटल 12 अधिवेशन हो जाएंगे, मतलब 11 + 1। अगर उसको आप अधिवेशन काउंट नहीं करते हैं तो 11 अधिवेशन है। तो आपको जैसा ऑप्शन आए उसके हिसाब से आप कार्य करेंगे। 11 अधिवेशन, और अगर उस अधिवेशन को लेंगे तो 12 अधिवेशन। कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। इस संविधान को बनाने में जो खर्च आया था वो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। ठीक है, प्रारूप पर चर्चा, संविधान के प्रारूप संविधान पर कुल 114 दिनों तक विचार किया गया था। इसके जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट पर कुल 114 दिन तक विचार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर, अब अंगीकरण और लागू कब होता है, ये एडोप्टेशन और इन्फोर्समेंट में कब आता है, तो 26 नवंबर 1949 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को सौंपा। इसी दिन को विधि दिवस, पहले इससे जो था ये कौन सा विधि दिवस के रूप में मनाते थे, जिसे बाद में चेंज करके, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इसमें चेंज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में अब मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इस तिथि को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। 1930 के पूर्ण स्वराज के संकल्प की याद में यह तिथि चुनी गई थी। अब 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान बन गया था, इसके आर्टिकल लागू हो गए थे, तो फिर इस दिन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि 1930 से हम हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज दिवस। तो चूंकि ये तिथि इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी वाला, तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस दिन आंशिक तौर पर इसे लागू कर दिया और पूर्ण रूप से हमने बोला कि हम आने वाले 26 जो अगले 2 महीने के अंदर ही पड़ रहा है, हम 26 तारीख को इसे विधिवत रूप से लागू करेंगे ताकि जो 26 जनवरी का तिथि है इसका महत्व कम न हो। यही एक कारण था कि इसके चलते संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन कुल मिलाकर के 15 आर्टिकल है प्लस 394 जो आर्टिकल है, इसको ले लें तो 16 आर्टिकल लागू हो गए थे। ठीक है, अब इनके कुछ प्रतीकों, एडोप्टेशन ऑफ नेशनल सिंबल्स को देखें तो राष्ट्रीय ध्वज जैसे हो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। विवरण किसका है? पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल में सदस्यता, कॉमनवेल्थ में जो सदस्यता है वो मई 1949 में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ठीक है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950, ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी उसी दिन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित। और प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक देखिएगा, थोड़ा एक चीज ध्यान रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन शब्द जैसे ही आएगा तो आपके मन में आएगा कि निर्वाचक मंडल तो था ही नहीं उस समय, तो संविधान सभा था, तो फिर निर्वाचन कैसे हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि टेम्प्रोरी संसद का भी काम संविधान सभा कर रही थी और उस समय एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जो भी भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल करें, और राजेंद्र प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तो इस तरह से राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था और कब हुआ था? 24 जनवरी को। इनका शपथ ग्रहण जो हुआ था वो 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट को ध्यान रखेंगे। अब संविधान सभा के विषय में कुछ रोचक तत्व देखिए। तो इसके प्रतीक जो है ना, हाथी है, एलिफेंट को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। हस्तलेखन
कैलीग्राफी जो है मूल संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा है। कलाकारी, इसमें संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, जिसमें नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया है, इस पर कलाकारी की है, कई सारी कृतियां इस पर बनाया हुआ है। हिंदी संस्करण, मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन कैलीग्राफी बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है और नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया है। ठीक है, अब संविधान सभा की उपलब्धियों को देखें तो इसके अधिकांश जो है ना, अधिकांश मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। अधिकांश निर्णय मतदान के बजाय इस पर वोटिंग नहीं हुई है, लगभग ना के बराबर वोटिंग नहीं हुई है, सबको आम सहमति से लिए गए हैं, जो भारतीय लोकतांत्रिक लोकाचार को दर्शाता है। अब आप बोलेंगे वोटिंग क्यों नहीं, वोटिंग इसलिए नहीं हुई कि आगे चल करके ये डिबेट ना हो जाए कि भाई ये बीजेपी का अनुच्छेद है और ये कांग्रेस का अनुच्छेद है, इस तरह के मतलब एक भावना ना हो जाए कि इसको बीजेपी वालों ने पास कराया, इसको कांग्रेस वालों ने पास कराया। तो इस तरह से जो भी हुआ सब सर्वसम्मति से हुआ। समावेशी दृष्टिकोण, विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं की विविधता को एक सूत्र में पिरोया गया है। इसमें सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है संविधान सभा ने। अल्पसंख्यक सुरक्षा, विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों के मन में सबसे ज़्यादा ये डर था कि हमारा क्या होगा, तो संविधान सभा ने उनके लिए प्रोविजंस बनाया और उनको सुरक्षा की भावना जगाया कि भाई आपके लिए हम स्पेशल प्रोविजंस देते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। स्थिरता, एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसने भारत को अब तक टूटने नहीं दिया है, जबकि हमारे कई पड़ोसी देशों का संविधान विफल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ऐसा संविधान तैयार करके दिया कि हमारा अभी भी संविधान कायम है। ठीक है, कुछ आलोचनाएं होती हैं संविधान सभा के विषय में, क्रिटिसिज्म होती हैं। जैसे पहला क्रिटिसिज्म है कि संप्रभु निकाय नहीं था, नॉट ए सोवरेन बॉडी। ये बात आलोचकों का तर्क है कि इसे ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था, इसलिए यह पूर्ण संप्रभु नहीं था। क्या था? पूर्ण संप्रभु नहीं था। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ब्रिटिश सरकार इसे नहीं भी बनाता, चुनाव भी होता उस समय, अगर उस समय चुनाव भी करा जाता, तब भी परिणाम यही आना था। परिणाम क्या आना था? यही आना था, यही कांग्रेस जीतती, जहां से जितना जीतती थी इतना कांग्रेस जीतती ही। ठीक है, तो आप टेक्निकली बोल सकते हैं कि ठीक है कैबिनेट मिशन के तहत इसको बनाया गया था, पर चुनाव होने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था, भारतीय जनता का समर्थन उनके साथ था। तो इस तरह से ये कहना उचित नहीं है कि संप्रभु निकाय नहीं था। समय की बर्बादी, अमेरिकी संविधान केवल 4 महीने में बन गया था, जबकि भारतीय संविधान में लगभग 3 वर्ष लगे। एक विचारक है नजरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा है। इसके विषय में आप ये बोल सकते हैं कि भाई भारत, अमेरिका और भारत के कल्चर में फर्क है, यहाँ की विविधता में फर्क है। भारत में कई तरह के विविध प्रकार के लोग हैं, यहाँ विविध सभ्यताएं हैं, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, इन सबको लेकर के कई समस्याएं थी। तो इनको देखने के लिए समय लगा और समय लग करके अच्छा संविधान बनाया गया। एक बहुत अच्छे विचारक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी। इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। सभा में कांग्रेस की बहुमत को देखते हुए इन्होंने ऐसी बात कही है कि सभा में तो पूरे सदस्य कांग्रेस के ही थे लगभग। ठीक है, दूसरा, वकीलों राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। सभा में वकीलों की अधिकता के कारण संविधान की भाषा जटिल, कॉम्प्लेक्स और भारी हो गई, जो आम आदमी के समझना मुश्किल है। ये थोड़ा तो जायज लगता है भाई, संविधान की जो भाषा थी और जो जिस तरह का संविधान बना है, इसमें कई लोगों ने कहा है कि क्या है, वकीलों के लिए स्वर्ग है। अब भारत के लोकतंत्र पर प्रभाव को देखें, इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। संविधान सभा ने केवल नियम नहीं बनाए, बल्कि एक संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जन्म दिया। सार्वभौमिक मताधिकार अपनाकर उन्होंने आम भारतीय नागरिकों पर अभूतपूर्व भरोसा जताया। इसी सभा के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बना हुआ है। ठीक है, निष्कर्ष देखें तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, एक कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा साबित होगा, और संविधान चाहे जितना बुरा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छा ही साबित होगा। ये हमारा
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है। संविधान सभा का कार्य केवल एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण करना था। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण, विजनरी अप्रोच आज भी हमारे शासन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रोचक तत्व देखें तो कुल अधिवेशन जो हुए थे 11वें अधिवेशन अंतिम 26 नवंबर 1949 तथा 24 जनवरी 1950 को सभा फिर बैठी, जो 11 अधिवेशन में शामिल नहीं है। ठीक है, मैं पहले आपको बताया था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्य एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चुने गए थे। संविधान के पठन, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949। ये 3 वाचन हैं इनके। ठीक है, अस्थायी संसद 26 जनवरी 1950 से 1952 पहले आम चुनाव तक संविधान सभा ने ही भारत के अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया, और उस समय जो होता था वो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे लोकसभा में, मतलब संविधान सभा के। कुछ प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुने गए थे क्या? सीधे जनता द्वारा चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये सही है। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे, नहीं, सीधे जनता के द्वारा कहाँ चुने गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। महत्वपूर्ण तिथियां का टाइमलाइन देखें तो 9 दिसंबर प्रथम बैठक, 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति, 22 जुलाई नेशनल फ्लैग को अपनाया जाता है, 29 अगस्त प्रारूप समिति की गठन होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है और कुछ भागों को अडॉप्ट कर लिया जाता है। कुछ देखें तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक, एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर से देखेंगे प्रस्तावना को लेकर के, कल फिर आएंगे। धन्यवाद।